हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHIC 134 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपके आने वाले एग्जाम में आने की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए इन सभी सवालों को आप कंप्लीट करते चलिए। इससे पहले कई सारे क्लासेस पोस्ट हो चुकी है, उन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि आज के सेशन में हम लोग जानेंगे रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट एक महत्वपूर्ण सवाल है, जो मतलब इतिहास विषय में जब भी कोई एग्ज़ाम हुई है, हर एग्ज़ाम में देखने को मिला है ऐसा सवाल, इसलिए हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि रोलेक्ट एक्ट के बारे में जानेंगे। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, यानी कि रोलेक्ट का दूसरा नाम काला कानून। ठीक है, यह 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। ये जो था ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर कर सामने जो आ रही थी, मतलब बहुत तेज़ी से विकसित हो रही थी राष्ट्रीय आंदोलन, उसको कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1919 ईस्वी को रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था। रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया था भारत में, ताकि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था वो कहीं ना कहीं दबदबा हो जाए। उसको दबदबा देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्ट एक्ट पारित किया। यह कानून सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। मतलब इसकी अध्यक्षता जो थी वो सर सिडनी रोलेक्ट के हाथ में थी। उनके अध्यक्षता में जो है यह रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था, सर सिडनी रोलेक्ट के। क्लियर। उसके बाद रोलेक्ट एक्ट का सरकारी नाम जो है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। यानी रोलेक्ट एक्ट का जो सरकारी नाम वो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था इसका। क्लियर। इस कानून की मुख्य बातें निम्नलिखित है, यानी ये रोलेक्ट एक्ट को जो है पॉइंट वाइज में समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई थी, ये आपको भी पता है। इस समय जो है ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्ट एक्ट की घोषणा किया। जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी को समाप्त हो गई, उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सन 1919 ईस्वी को भारत में रोलेक्ट एक्ट पारित किया। क्लियर। यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में कोई अदर एग्जाम में पूछे कि रोलेक्ट एक्ट को किसने लागू किया, किसने पारित किया, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार ने। कब किया था? 18 मार्च 1919 ईस्वी को। क्लियर। अब पॉइंट नंबर 2, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। मतलब ब्रिटिश सरकार ने जो यह आदेश दे दिया कि भारतीयों को सिर्फ संदेह के आधार पर उसे जेल में बंद कर सकता था, उसे बिना मुकदमा चलाए हुए उसे जेल में बंद कर सकता था। क्लियर। इस कानून के तहत जो अपराधी मतलब जिसको जेल में बंद किया जाता था वो अपराधी कहलाया, और उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम भी जानने का अधिकार नहीं था। मतलब इस पर कौन केस किया, किसने किया, क्यों किया, इसके बारे में जानने का अधिकार नहीं था अपराधियों को, यह रोलेक्ट एक्ट के तहत। क्लियर। अब पॉइंट नंबर 3, सरकार को यह अधिकार मिल गया कि बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को कारावास दे या देश से निष्कासित कर दे। इस पॉइंट नंबर 3 में जो है सरकार को ये अधिकार मिल गया था कि वह जो किसी भी प्रेस जो होता है, मतलब न्यूज प्रेस, उससे स्वतंत्रता मिल गया, स्वतंत्रता छीन लिया गया था। कोई भी प्रेस जो है उस न्यूज को नहीं दिखाएगा, और अपनी इच्छा अनुसार जो है ना किसी भी व्यक्ति को जो ना वो कैदी बना सकता था और उसे देश से बाहर भी भेज सकता था, उसे बाहर निकाल सकता था। ये रोलेक्ट एक्ट के तहत था भारतीयों के प्रति। क्लियर। अब पॉइंट नंबर 3, राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया जाए। जिसको भी ये कैदी बनाया जाता था, जेल में डाला जाता था, मतलब अपराधियों के लिए एक अलग सा न्यायालय बनाने का मतलब स्थापित किया गया था। क्लियर। अब पॉइंट नंबर 5 में है, मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। इसके द्वारा जो है अपराधियों को जो राजद्रोह के मुकदमे में एक अलग सा न्यायालय स्थापित किया गया, तो उस न्यायालय में जो फैसला सुनाई गई थी वही फैसला मान्य था, और किसी भी अन्य मतलब उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए अधिकार नहीं दिया गया था कि आप संतुष्ट नहीं हैं तो उच्च न्यायालय में आप मतलब केस को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ऐसा नियम इसमें नहीं था। क्लियर। ये रहा कुछ पॉइंट।
वास्तव में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर ब्रिटिश सरकार भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर देना चाहती थी। इस कानून द्वारा वह चाहती थी कि भारतीय किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग ना ले। मतलब रोलैक्ट एक्ट के तहत जो था, इसकी क्रांतिकारी जो गतिविधि जो था भारतीय में, उसको कुचलने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने रोलैक्ट एक्ट पारित किया था। और भारतीयों के व्यक्ति जो है ना, उस भारतीयों के में व्यक्तिगत जो थी स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहते थे, वो आज़ादी समाप्त कर लेना चाहते थे। वो ब्रिटिश सरकार जो है अपनी मनमानी के अनुसार कानून बनाना चाहते थे। इस तरह से इस कानून के तहत जो है वो चाहती थी कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत में किसी भी प्रकार का राजनीतिक आंदोलन ना हो। क्लियर? ये सभी रोलैक्ट एक्ट के तहत, रोलैक्ट एक्ट के अंतर्गत ही आती है कि किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग ना ले। वो कौन? भारतीय। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा था। और इस तरह से ये आज रोलैक्ट एक्ट को संपूर्ण तरीके से समझ गए। आई होप कि आप सभी ये रोलैक्ट एक्ट को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए तो आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हो। इस तरह से ऐसा प्रस्तुत किया गया आंसर आप सबों के बीच। क्लियर? आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। और जो भी चैनल में न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी देख ही रहे होंगे कि कितनी मतलब मेहनत करिए फॉर क्रिएटिव स्टडीज आप सबों के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी टिप्पणी साझा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी इस सवालों के बारे में समझ में आए और वे भी आंसर, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वे आंसर अच्छे से बेहतरीन तरीके से लिख पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।